हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक लंबे समय के बाद हम फिर से मिल रहे हैं अपने इस क्लास में। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा बेहतर है पहले से। और हम एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया था और बहुत सारा टॉपिक्स जो था वो रह गया था। तो फिलहाल उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ जीके लूसेंट को भी कवर कर रहे हैं। और जिन्हें भी हिस्ट्री से डर लगता है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मेरी हिस्ट्री की सीरीज को देखने के बाद आपको हिस्ट्री से लगाव हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स। ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होता है? ऐतिहासिक शब्द से हम क्या समझते हैं? ऐतिहासिक सुनने के बाद या हिस्टोरिकल सुनने के बाद आपको लगेगा कि उस चीज का, किसी भी चीज का हिस्ट्री। लेकिन ऐतिहासिक जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जब हम किसी भी प्लेस का हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो न सिर्फ हम वहां का हिस्ट्री, बल्कि उस समय वहां पर होने वाले पॉलिटी, सोसाइटी और हिस्ट्री, ये तीनों पार्ट्स को ही हम कवर करते हैं। यानी हिस्टोरिकल में हम पॉलिटी प्लस इकोनॉमी प्लस सोसाइटी, ये तीनों पार्ट्स को हम कवर करते हैं, तब जाके हमारा कोई भी चीज हिस्टोरिकल बनता है। अब हम देखेंगे कि ग्रंथ क्या है। तो ग्रंथ से आप एक बुक्स को समझ सकते हैं। यानी ग्रंथ क्या है आपका, स्क्रिप्ट्स क्या है, एक आप इसे एक बुक समझ सकते हैं। यानी आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक ग्रंथ, एक ऐसी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के, बहुत ही अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन हमें देने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र आप सभी ने सुना होगा। हम प्रायः इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र ये पढ़ते हैं, लेकिन वो अर्थशास्त्र और इस अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा अंतर है। अंतर क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र के लेखक की। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो आप सभी बहुत ही भली भांति जानते होंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य और इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र जो है, इसकी भाषा है संस्कृत। हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम, एग्रीकल्चर, ये वो अर्थशास्त्र नहीं है, ये डिफरेंट अर्थशास्त्र है। इस अर्थशास्त्र का लैंग्वेज संस्कृत है और इसे चाणक्य कौटिल्य ने लिखा है। और इस अर्थशास्त्र में, बुक में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इस अर्थशास्त्र के बुक में हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित या मौर्य युग से संबंधित इस समय का पॉलिटी क्या था, इस समय का इकोनॉमी क्या था, इस समय का सोसाइटी कैसा था, ये सभी जानकारी हमें अर्थशास्त्र के बुक को पढ़ने से मिलती है। चलिए बात करते हैं राजतरंगिणी का। राजतरंगिणी भी एक ग्रंथ है और इसके लेखक है, कलहंड और इसकी भी भाषा है संस्कृत। राजतरंगिणी से आपको क्या जानकारी मिलती है? राजतरंगिणी से आपको क्या जानकारी मिलती है? तो राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर का ऐतिहासिक का एक सीक्वेंशियल, यानी घटना वाइज, यानी सीरियल वाइज अगर हम कह सके, तो उसका जानकारी हमें राजतरंगिणी में मिलती है। यानी हमें कश्मीर का इतिहास अगर जानना हो, कश्मीर का इतिहास अगर हमें जानना हो, तो हम राजतरंगिणी ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे चचनामा या फतेहनामा सिंध। फतेह मतलब होता है जीतना और सिंध मतलब तो आप सभी को पता है इंडस।
तो चचनामा या फतेहनामा सिंध ग्रंथ क्या है? इसके लेखक की सबसे पहले हम बात करें तो इसके लेखक है अहमद अली। अहमद अली या आप अली अहमद भी बोल सकते हैं, इसके लेखक हैं। और सॉरी, अहमद अली। और जब ये अहमद अली है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी भाषा क्या होगी। इसकी भाषा होगी फारसी। इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से अरब आए और अरबों ने कैसे सिंध पर विजय प्राप्त किया। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट हम देखेंगे अष्ट अध्याय। अष्ट अध्याय के लेखक की हम बात करें तो अष्ट अध्याय का लेखक है पाणिनि। सॉरी, पाणिनि। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाणिनि स्पेलिंग, ठीक है। तो अष्ट अध्याय के लेखक जो है वो पाणिनि है। और ये क्या है? ये संस्कृत का व्याकरण है। संस्कृत का व्याकरण का ये एक बुक है, ठीक है। इससे क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इससे हमें जानकारी मिलती है मौर्य युग से पूर्व तथा मौर्य युग के समकालीन जानकारी हमें मिलती है। समकालीन जानकारी। नेक्स्ट हम देखेंगे गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? गार्गी संहिता के लेखक है कात्यायन। और इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? इनसे हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से ग्रीक्स तो थे वो भारत आए थे और भारत पर ग्रीक्स का आक्रमण कैसे हुआ था। यानी ग्रीक्स को हम यूनानी भी कहते हैं। यूनानी या ग्रीक्स का भारत पर आक्रमण की जानकारी। भारत पर आक्रमण की जानकारी। नेक्स्ट हम देखेंगे महाभाष्य। तो महाभाष्य के लेखक की हम बात करें तो महाभाष्य के लेखक हैं पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, यानी पुरोहित को हम पंडित भी कहते हैं। पुरोहित जो कौन है? पतंजलि। पतंजलि आप सभी ने सुना होगा। और पतंजलि ही जो थे वो महाभाष्य के लेखक है। और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इससे हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी ने देखा होगा कि ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे बहुत सारे हैं और इन ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें बहुत सी जानकारियां मिलती है, जिसमें सबसे पहले हमने बात की अर्थशास्त्र की। और अर्थशास्त्र को किसने लिखा? अर्थशास्त्र को लिखने वाले थे चाणक्य, कौटिल्य, जिसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और अर्थशास्त्र की जो भाषा थी वो संस्कृत में थी। अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद हमें क्या जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद हमें मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश का पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, ये सब स्ट्रक्चर कैसा था। ये सभी की जानकारी हमें अर्थशास्त्र को पढ़ने से मिलती है। दूसरा हमने बात की राजतरंगिणी की। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक है कलहन, ठीक है।
और इसकी जो भाषा है संस्कृत है और अर्थशास्त्र की भाषा भी संस्कृत थी। कलहन राजतरंगिणी पढ़ने के बाद हमें क्या जानकारी मिलती है, तो हमें कश्मीर का इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि कश्मीर का इतिहास कैसा था। एक सीक्वेंशियल घटना उसमें राजतरंगिणी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो था वो एक सीक्वेंशियल हिस्टोरिकल घटना थी जो कि इसमें हमें जानने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चचनामा की या फतेहनामा सिंध की। फतेहनामा सिंध के लेखक कौन है? अहमद अली या अली अहमद। और इसका जो लैंग्वेज है वो फारसी में है। और बात करते हैं उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, तो अरबों ने सिंध पर किस प्रकार से विजय प्राप्त किया, अरब किस प्रकार से आए, किस प्रकार से उसने सिंध पर अपना विजय प्राप्त किया, ये सभी की जानकारी हमें चचनामा फतेहनामा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अष्ट अध्याय की। अष्ट अध्याय आप सभी ने एक ना एक बार जरूर सुना होगा और नहीं सुना होगा तो आज सुन लिए हैं। अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्ट अध्याय किस तरह का बुक है? तो अष्ट अध्याय बुक है संस्कृत का व्याकरण है ये। हर लैंग्वेज का कोई ना कोई ग्रामर होता है, वैसे ही संस्कृत का ग्रामर क्या है? अष्ट अध्याय। और इसकी जानकारी इस बुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इस बुक से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य युग से पूर्व और मौर्य युग के समकालीन, यानी मौर्य वंश जो चल रहा है उससे पहले और मौर्य वंश के अभी के समय का पॉलिटिकी स्ट्रक्चर, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इससे हमें अष्ट अध्याय पढ़ने के बाद पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गार्गी संहिता। गार्गी संहिता क्या है? गार्गी संहिता के लेखक कौन है? इसके लेखक है कात्यायन। और इससे क्या जानकारी मिलती है? तो गार्गी संहिता से हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से यूनानी या ग्रीक्स जो थे वो भारत पर आए थे, भारत पर आक्रमण किए थे, उसका कैसा क्या था, ये सब कुछ हमें किससे जानकारी मिलती है? हमें गार्गी संहिता से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाभाष्य की। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक है पुष्यमित्र सूंग के पुरोहित पतंजलि है। और इससे क्या जानकारी मिलती है? तो इससे हमें सूंग वंश की जानकारी मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आया होगा। मेरी ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप सभी को पता है कि मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और भी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।